दो चीजें होती हैं, एक तो होती है इकोनॉमिक्स, एक तो होती है आपकी इकोनॉमिक्स, एक होती है इकोनॉमी, एक तो होती है इकोनॉमिक्स और एक होती है आपकी इकोनॉमी। तो सभी के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। दो शब्द है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक शब्द है आपका इकोनॉमिक्स और एक शब्द है बेटा आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी, एक शब्द है आपका इकोनॉमिक्स और एक शब्द है आपका इकोनॉमी। दोनों में फर्क क्या है सर? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है इसके बारे में अध्ययन करना, इसका अध्ययन। तो मतलब जहां पैसे का अध्ययन किया जाता है वो चीज कहलाती है आपकी इकोनॉमिक्स। इसको एक विषय भी कंसीडर किया जाता है, यह इसको आप एक विषय भी कंसीडर कर सकते हैं, या एक विषय भी हो सकता है, विषय नहीं है, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, मतलब धन। अर्थ का मतलब होता है धन, यानी मनी होता है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंधन, प्रबंधन होता है यानी मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो दो तरीके से आपको समझ में आया कि सर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सर मनी के बारे में स्टडी हम करते हैं, तो दिस इज बेसिकली क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर हम मनी का मैनेजमेंट करते हैं तो वो चीज सर इकोनॉमी कहलाएगी। लेकिन इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट? इन दोनों के अंदर रिलेशन किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा? देखो बात क्या है, एक होती है प्रैक्टिकल फॉर्म या एक होती है आपकी रनिंग फॉर्म। वो चीज के बारे में बात करते हैं। तो एक इन दोनों को डेफिनेशन दे सकते हो कि इकोनॉमिक्स तो सिर्फ एक क्या है, या तो सिर्फ एक विषय है, लेकिन द रनिंग और द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी। मैंने क्या बताया? द रनिंग स्लैश प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द रनिंग स्लैश प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इज इकोनॉमी, इज इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो क्या समझ में आया मेरे बच्चों को? मैंने यहाँ पे बताया है, मैंने यहाँ पे बताया है कि प्रयोगात्मक शास्त्र की प्रयोगात्मक व्यवस्था या सुचारू रूप अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र की या अर्थशास्त्र का प्रयोगात्मक अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन या सुचारू रूप अर्थव्यवस्था है, या सुचारू रूप अर्थव्यवस्था है। सुचारू रूप क्या है मेरे भाई? अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। तो बेसिकली सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो? क्या आप हमें अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे या फिर आप हमें अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे? बेटा मैं आपको दोनों ही चीजों की डिटेलिंग दूंगा, अर्थशास्त्र की भी एक डिटेलिंग मैं आपको दूंगा और अर्थव्यवस्था की एक डिटेलिंग भी मैं आपको दूंगा। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो अध्ययन है वो बेसिकली आपको किया जाता रहेगा बिना किसी परेशानी, आपको किसी तरीके का डाउट भी नहीं आएगा। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है किस प्रकार से आपके हो सकते हैं, या फिर एक ये तो वो चीजें होगी जो आपको समझाने की दृष्टि से जरूरी है सर, लेकिन हमें नहीं आता समझ। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पहली बार, हमें बेसिक वाले बच्चे, तो ऐसे सर ये क्या बता रहे हो सर? ये समझ नहीं आ रही सर हमें एक्चुअल चीज बताओ। अच्छा, तो बेसिकली अगर एक्चुअली समझना चाहते हो तो जितने भी सैद्धांतिक रूप होते हैं, जितने भी सैद्धांतिक रूप होते हैं, जितनी भी प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरीज होती हैं, ठीक है, मतलब एक तो आपने ये लिख लिया, ओके नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं इस चीज को, पहले ये तो आपने समझ लिया होगा, ये मान के चलना इसमें स्पेस नहीं है, बस यहां स्पेस है, यहां स्पेस है और ये चीज मैं लिख सकता हूं और मैं लिखूंगा भी, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा तो यहां स्पेस खाली। हां, तो जितने भी आपके ऐसे होते हैं कि सैद्धांतिक रूप है, सैद्धांतिक रूप, सैद्धांतिक रूप है, सैद्धांतिक रूप को बोलते हैं थ्योरी। कोई आपकी थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है कोई चीज, सैद्धांतिक रूप थ्योरी बेस्ड है, मतलब आप किसी चीज का सिद्धांत क्लियर कर रहे हो। जैसे मान के चलो कि कोई भी आप मुझे बता दीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जो सिद्धांत मैंने बताया, कहीं थ्योरी का मैं डिस्कशन करूंगा, दैट्स बेसिकली इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहां मैंने थ्योरी की बात की, मैंने किसी चीज की रनिंग की बात नहीं की, तो मैंने सिर्फ डिस्कशन की बात की है। डिस्कशन आप एक विषय कर सकते हो। तो सैद्धांतिक रूप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रयोगात्मक रूप के बारे में बात करने लगूं, प्रयोगात्मक रूप के बारे में बात करने लगूं या प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक रूप बात करूं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में धन का संचरण किस प्रकार से होता है, भारत में पैसा कहां से आता है, भारत में पैसा कहां पे जाता है, भारत में पैसे का क्या करते हैं, ये क्या हो गया? व्यावहारिक रूप हो गया, एक प्रैक्टिकल बात होगी। क्योंकि यहां तो मैंने सिर्फ थ्योरी की बात की, लेकिन हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। भारत में क्या होता है? तो जैसे हमारी क्लास में बच्चा है विकास, तो विकास के घर पे किस प्रकार से पैसे का मैनेजमेंट होता है? विकास मान लो विकास के घर में एक मतलब एक महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए की इधर उधर होता है, मतलब 1 करोड़ रुपए आता है, 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, या फिर 1 करोड़ रुपए आता है, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं विकास है। तो विकास से जो 1 करोड़ रुपए आने के बाद 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो ये चीज क्या है? प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। यहां कुछ थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर नहीं कर, ये प्रैक्टिकल बात है। तो ये क्या कहलाएगी सर? ये इकोनॉमी कहलाएगी, ये अर्थव्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि यहां पैसे का मैनेजमेंट हुआ है। या फिर सर एक बात बताओ, जैसे मान लो विकास करके छोड़ो, आपकी बात आदित्य लेते हैं, आदित्य के घर में मान के चलो कि घर है आदित्य का, ठीक है, उसमें 3 लोग जो हैं, 3 लोग वहां पे मतलब रोजगार के साथ एक व्यक्ति जो बेरोजगार, तो 3 लोग रोजगार, एक व्यक्ति बेरोजगार। सर ये रोजगार और बेरोजगार के ऊपर आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, आपने इसमें किसी चीज को कनेक्ट कर दिया, यहां पे आपने कांसेप्ट शेयर नहीं किया, आपने किसी चीज को कनेक्ट कर दिया, प्रैक्टिकल चीज आपने कर दी, तो वो चीज कहलाएगी इकोनॉमी। तो जितनी भी व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो आपकी इकोनॉमी कहलाती है। व्यवहारिक या आपकी प्रैक्टिकल चीजें जितनी भी होती हैं वो आपकी इकोनॉमी कहलाती हैं। प्रैक्टिकल चीजें जितनी भी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी इकोनॉमी कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है यानी अर्थव्यवस्था। मतलब हर वो चीज जहां पर पैसे की बात की जाएगी वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा अगर, अरे भैया पूरी पहुंचेगा, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ये चीज नोट करो, फिर आगे फटाफट से नोट करो, नोट करने पूरा टाइम है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। या अर्थव्यवस्था की क्यों बोलते हैं? आप कुछ और बोल लीजिए, इसको टिंगू शास्त्र बोल लीजिए, ठीक है, या सर इसको आप बोल लीजिए पीटर शास्त्र बोल लीजिए, लेकिन इसको अर्थशास्त्र ही क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का कोई रीजन? जी हां, इसके पीछे का रीजन है। इसके ओरिजिन की शुरुआत करते हैं जो ग्रीक से होता है, इसका ओरिजिन ओइकोनोमिया से हुआ है। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की बात करते हैं। आखिरकार इकोनॉमिक्स का हमारा उद्गम कहां से होता है? इकोनॉमिक्स का आखिरकार हमारा शुरुआत या उद्गम किस प्रकार से होती है? ठीक है, इकोनॉमिक्स की हमारी शुरुआत या उद्गम किस प्रकार से होती है? शुरुआत या उद्गम किस प्रकार से होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस यानी घरेलू खर्चों की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस यानी घरेलू खर्चों की व्यवस्था, खर्चों की व्यवस्था, घरेलू खर्चों की व्यवस्था होती है, वो आपको हाउसहोल्ड थिंग्स में हाउसहोल्ड एक्सपेंस बता, एक्सपेंस, हाउसहोल्ड एक्सपेंस यानी खर्चे, एक शब्द निकला। और इकोनॉमिक से, इसको इकोनॉमिया से एक शब्द निकला इकोनॉमिक, और इस इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक चीजें, इससे निकलता है आर्थिक चीजें, आर्थिक। और धीरे धीरे इसी इकोनॉमिक शब्द को ही ये मान लिया गया कि अगर धन संबंधी किसी चीज के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे इसमें क्या मान लिया गया कि अगर इससे संबंधित किसी चीज का अध्ययन करेंगे, किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी, इकोनॉमिक्स कहलाएगी।
और ऐसे करके इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, यानी धन संबंधित चीजों का अध्ययन, जो बेसिकली कहलाएगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है सर। लेकिन भारत में इसका विस्तार भी उस प्रकार से नहीं हुआ। भारत में इसका विस्तार बहुत अलग प्रकार से हुआ है। भारत में इसका विस्तार बहुत अलग तरीके से हुआ है। अब वो समझिए किस प्रकार से हुआ है। तो भारत के अंदर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है अर्थशास्त्र नामक बुक से। भारत में इसकी शुरुआत अर्थशास्त्र नामक बुक से होती है। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है, भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है उसको समझिए। तो भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है बड़ी ही मतलब पेचीदा तरीके से हुई है। द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड इन इंडिया वाज टू मच फिक्शनल, बहुत ज्यादा फिक्शनल थी। ठीक है, तो वो टू मच फिक्शनल किस प्रकार से अर्थशास्त्र ईसा पूर्व किया, लगभग 300 ईसा पूर्व किया, लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व किया। वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, विष्णु। अब ये तीन, लेकिन बोला जाता है कि इनके द्वारा बुक लिखी गई है। लेकिन जो बुक इन्होंने लिखी है वास्तविकता में इसमें प्रशासन का जिक्र था। वास्तविकता में जो ये बुक लिखी गई है इस बुक में प्रशासन का जिक्र था। यह पुस्तक अर्थव्यवस्था की बजाय राजव्यवस्था को अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करती है। यह पुस्तक राजव्यवस्था का एक्सप्लेन करती है, राजव्यवस्था सिद्धांत भी है, तो इसी वजह से इसको राजव्यवस्था का एक्सप्लेन ये बेटर लेवल पे करती है। लेकिन इसके अंदर अर्थ के बारे में बहुत कम अध्ययन दिया गया है या ना के बराबर अध्ययन दिया गया है। तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र बुक वाली विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है। लेकिन मेरे बच्चे ये एक्चुअल में वो नहीं है जो हमें चाहिए यहाँ से। तो मतलब आप कह रहे हो कि बुक लिखी तो इन्होंने है लेकिन ये अर्थशास्त्र की शुरुआत नहीं है। बस सही बात, बुक लिखी नहीं है लेकिन अर्थशास्त्र की शुरुआत नहीं है और ना ही यहाँ से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। तो सर आखिरकार अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है? देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो देन सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है बताइए जरा। और देखो ये तो एरा मैंने आपको एक बात बता दी कि ये तो है भाई साहब, इसके तो आप समझते हैं कि चीजें बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुकी हैं। मॉडर्न एरा डिफरेंट है, पुरानी वाली चीजें डिफरेंट। तो मॉडर्न एरा में अगर मैं देखूं, कहां पे मॉडर्न एरा में अगर मैं देखूं तो किस प्रकार से चीजें चलती है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं, ताकि सर मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पुरानी, देखिए मैं मॉडर्न एरा में किस प्रकार से चीजें चलती हैं। आधुनिक युग में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। बेसिकली एडम स्मिथ ही वो व्यक्ति है जिसने लोगों को बताया कि हम पैसे के बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एडम स्मिथ ने क्या किया था 1776 में, एडम स्मिथ ने 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, एक राज्य के अर्थ की बात की गई है। एक राज्य के अर्थ की बात की गई है। वेल्थ का मतलब होता है धन, नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र के धन की बात की गई है। राष्ट्र के नेशन के कारण को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड लेवल पर है। इंडिया लेवल पर किस प्रकार की चीजें चलेंगी वो भी बताइए। इंडिया लेवल पर क्या कुछ चीजें होती हैं इंडिया में? इंडिया लेवल पे किस प्रकार से चलेंगी? भारतीय स्तर पर चीजें ठीक है, भारतीय स्तर पर भारतीय शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, मणिगुंडम बोला जाता है। ठीक है, एम इसलिए लिख रहा हूं विश्वेश्वरैया, मणिगुंडम विश्वेश्वरैया जी बेसिकली कहलाते हैं द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। तो बेटा इस तरीके से करके आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो डेवलप हुई। इस तरीके से करके जो आपकी इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र को विषय की भांति पढ़ना जो शुरू किया गया है, विषय के अनुसार इन्हीं के प्रयासों के कारण हुआ, स्थापित इन्हीं के प्रयासों से हुआ। The establishment of economics as a subject was because of the efforts of the classification of economics. अर्थशास्त्र के विभाजन, अर्थशास्त्र के विभाजन की बात करते हैं the classification of economics। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रुको ठीक है, कौन सी वाली इकोनॉमिक्स बेसिकली पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, विभाजन या अर्थशास्त्र समझोगे। बेसिकली बात है जेएम किन्स, एक व्यक्ति का नाम है जेएम किन्स। तो जेएम किन्स के द्वारा अर्थशास्त्र का विभाजन किया गया है। किसके द्वारा विभाजन किया गया? बाय जेएम किन्स। ठीक है, सबसे पहला विभाजन है आधार पर अर्थशास्त्र का विभाजन जेएम किन्स के द्वारा किया गया है। अर्थशास्त्र का विभाजन अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिक्स ने किया। अभी रैगनर फ्रिक्स के द्वारा किसके आधार पर किया गया? बेसिकली लीजिए कौन सा? आकार के आधार पर अर्थशास्त्र का विभाजन, आकार के आधार पर अर्थशास्त्र का विभाजन। ठीक है सर, अब आकार के आधार पर अगर अर्थशास्त्र का विभाजन करेंगे दो स्तरों पर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लघु, और इसको बोलते हैं वृहद, इसको बोलते हैं वृहद, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल और इसको बोलते हैं लार्ज। सबको देखने को मिलेगी कौन सी माइक्रो? ये व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में डिस्कशन करती है। किसके अध्ययन के बारे में? व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में डिस्कशन करती है। व्यक्तिगत अध्ययन, माइक्रो किसके बारे में अध्ययन करती है? सब व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में डिस्कशन करती है। व्यक्तिगत अध्ययन करती है। व्यक्तिगत अध्ययन को क्या बोलते हैं सर? ये इंडिविजुअल स्टडी अगर किसी को करनी है तो काम आती है। इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी के काम आती है। इंडिविजुअल स्टडी मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्टडी का इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको डिस्कशन करना हो, किसी एक परिवार के बारे में डिस्कशन करना हो, तो वो आपकी प्रैक्टिकल अगर हम समझें तो वो एक व्यक्तिगत तरीका है। एक इंडिविजुअल तरीका आपको देखने को मिलता है, यानी इसमें छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है, यानी सूक्ष्म स्तर पर। इसमें छोटे या सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटे या सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है, स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो इसका भी मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे इसमें अध्ययन किया जाता है वो छोटे यानी स्मॉल लेवल पर किया जाता है, छोटे या सूक्ष्म अध्ययन पर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें छोटे या सूक्ष्म स्तर की बात करें कि इसके अंदर किसी परिवार के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक परिवार की आय क्या है, एक परिवार का व्यय क्या है, उस सब चीज पे इसमें अध्ययन किया जाता है। एक परिवार की आय या व्यय पर अध्ययन किया जाता है। एक परिवार की आय किया जाता है। अच्छा किस चलो भाई रैगनर फ्रिक्स ने तो इनको विभाजित कर दिया, लेकिन रैगनर फ्रिक्स का विभाजन कर पाएगा? मतलब अगर मैं आपको सेब दूं, अगर आपको सेब दूं और आपसे कहूं सेब का विभाजन कर दो, तो सबसे जरूरी है आपको सेब तो मिला हो। विभाजन तो आप नहीं कर पाओगे, आपके पास सेब होगा। छोड़ो, मैंने मान के चलो मैंने आपको दो दालें दे दी, एक मैंने आपको दाल दी थी काली वाली और एक आपको दाल दी थी येलो वाली। तो येलो और काली दाल मैंने मिला के आपको दे दी, येलो वाली दाल है ये। अब इसका विभाजन कर दो, तो विभाजन कर पाओगे उसमें काली और पीली दोनों दाल होंगी तभी कर पाओगे। हां जी, तो इसके बारे में थोड़ी तो लोगों को पहले से पता थी। रैगनर फ्रिक्स ने तो विभाजन किया है, तो वो किस व्यक्ति ने दिया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। ये कांसेप्ट है ये द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया है। और बुक उस वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बहुत आपको बड़े लेवल पर अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर किसी परिवार के अंदर खर्चा कैसा चल रहा है, परिवार के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, परिवार के अंदर इसके अंदर आप किसी सिटी के लेवल पर नहीं पहुंचोगे, किसी देश के लेवल पर नहीं पहुंचोगे, बहुत छोटा सा लेवल है। लेकिन वहीं अगर मैं मैक्रो की बात करूं इसका लेवल बड़ा है। ठीक है, व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एक देश
एक देश या समूह की अर्थव्यवस्था का डिस्कशन। तो वो चीज क्या कहलाती है सर? वो कहलाती है आपकी मैक्रो यानी वृद्धि यानी दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़े लेवल पर इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मतलब कमाते कितने हैं वो खर्च करते हैं, इसमें क्या कहते हैं? देखो देश की आय, देश की आय, ठीक है, देश की आय कितनी है, देश का व्यय कितना है, देश में कैसे चल रही है, देश में मंदी तो नहीं चल रही। महंगाई को इकोनॉमिक्स में महंगाई नहीं बोलते, महंगाई को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मुद्रास्फीति को। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, जब मंदी तो नहीं चल रही मार्केट में, तो ये चीज क्या कहलाती है मेरे भाई? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कांसेप्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक कांसेप्ट होता है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कांसेप्ट होता है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक दो चीजें आपको और याद रखनी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर आय रोजगार का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया जाता है, बेरोजगारी वगैरह भी इसमें भी आपको बता दिया मैंने। इसमें एक सिद्धांत होता है आय रोजगार का सिद्धांत, उसी पर डेवलप रहती है। इसमें एक सिद्धांत होता है आय रोजगार का सिद्धांत, आय और रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रिंसिपल इसमें काम करता है। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मंदी को डेवैल्यूएशन बोलते हैं, आय को इनकम बोलते हैं, रोजगार को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बेरोजगार को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, आय को इनकम बोलते हैं, व्यय को एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप सभी चीजें। इसके अलावा इसका जो कांसेप्ट है वो किसने साझा किया था? जेएम कीन्स ने साझा किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट वो किसके द्वारा दिया गया? जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जॉन मैरिट, याद रखना, जेएम कीन्स जो है इनको गॉडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे कांसेप्ट हैं, इस वजह से इनको गॉडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर गॉडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनकी जो बुक्स है बहुत सारी, जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जेएम कीन्स की बुक लिख लीजिए। ठीक है, या ये पेज में थोड़ा सा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बड़ी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने इनकी कोई बुक मतलब ये वाली नहीं पढ़ी है, दूसरी बुक मैंने इनकी पढ़ी है, जो बुक बेसिक बता दिया। ठीक है, एक बुक है जो बता दिया प्योर थ्योरी ऑफ मनी, प्योर थ्योरी ऑफ मनी, वो बुक मैंने पढ़ी है, प्योर थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी इंटरेस्ट एंड मनी, प्योर थ्योरी ऑफ मनी, बड़ी अच्छी बुक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आई गेस आप समझ पाएंगे, ठीक है, ये आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रेगनर फिक्स ने किया था, आकार के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन जो किया है वो आप समझ पाएंगे। यहाँ तक बेटा अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, अन्यथा की स्थिति में ये चीज आपकी थोड़ी बड़ी कर दी जाएगी। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है, ये लो। अब ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आज की क्लास यहीं तक रहेंगे, पहली क्लास है आपके ऊपर